हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में। क्या होता है कि जैसा कि आप जानते ही हैं, जो गवर्नमेंट का फोकस है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ है। जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करें, कोई पेमेंट का करें या कोई रिसिप्ट का करें, वो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करें और कैश को आप बिल्कुल इग्नोर करके चलें। क्योंकि क्या होता है कि जो कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं अगर आप कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको ट्रेस किया जा सकता है। दूसरा, इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन दिए हुए हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें अगर कोई कैश में पेमेंट करनी है तो किस लिमिट तक करनी चाहिए। सिमिलरली, अगर हमें कैश में कोई पैसा रिसीव करना है तो किस लिमिट तक करना चाहिए। क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे खर्चे ऐसे करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। सिमिलरली, आप बिज़नेस करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ से आप कोई सेल करते हैं और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा भी रिसीव होता है। तो क्या होता है कि इन सिचुएशंस के अंदर कई बार आप कैश में पेमेंट कर देते हैं या कैश में पैसा सामने से रिकवर कर लेते हैं इन अगेंस्ट जो भी आपने सेल की हुई है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न क्या कहते हैं इसके रिगार्ड में, कि कितनी लिमिट तक आप कैश की पेमेंट कर सकते हैं किसी भी खर्चे के अगेंस्ट, या जो आपने सेल की है उसके अगेंस्ट आप कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लिमिट नहीं मालूम होगी तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपका बाद में आने वाले टाइम में आपका वो ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स के सामने ट्रेस हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके ऊपर 100% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है उस अमाउंट की। तो ये आपके लिए मालूम होना चाहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैश में आपको कितनी डीलिंग रखनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके की पैनल प्रोविज़न से अपने आप को बचा के रख सकें। तो चलिए डिटेल में एक बार हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस आप करते हैं, जैसे आपने कोई रेंट की पेमेंट कर दी या आपने कोई वेजेस या सैलरी पे कर दी, सिमिलरली आपने कोई स्टाफ वेलफेयर का खर्चा कर दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कर दिया, इस तरीके से जो भी आप खर्चा करते हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा आता है उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, वो क्या कहता है? अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और वहाँ पर आप किसी भी एक्सपेंडिचर की पेमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा की कर देते हैं सिंगल पर्सन को और सिंगल डे के अंदर, तो इस केस में जो भी आपने वो 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट की है, वो जो खर्चे के अगेंस्ट पेमेंट की है, वो आपका पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा। अब डिसअलाउड का मतलब क्या होता है? अब सपोज़ करें आपने किसी से प्रोफेशनल सर्विस ले ली और आपने क्या किया, उससे 20,000 की प्रोफेशनल सर्विस ले ली, कोई कंसल्टेंट था। आप सपोज़ करें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने किसी से एक कंसल्टेंट से 20,000 की सर्विसेज ले ली और उस कंसल्टेंट ने आपको इनवॉइस रेज कर दिया। अब आपने क्या किया, उसको कैश में जो है 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर दी। सपोज़ करें 11,000 की पेमेंट आपने कैश में कर दी और 9,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपका जो 20,000 का खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। मीन्स इस 20,000 रुपये से आपका सीधा सीधा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, और अगर आपके ऊपर 30% टैक्स अप्लाई होता है तो आपका ये जो 20,000 खर्चा था ये इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर 30% आपको 6,000 रुपये का टैक्स भी पे करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो खर्चा है इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउड हो जाता है। मीन्स वो खर्चा आपकी इनकम को कम करने की बजाय वो आपकी इनकम कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो भी पेमेंट करें वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करें। NEFT करें, RTGS करें, चेक से करें, DD से करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करें। तो आपको अपनी सारी पेमेंट जो है डिजिटल मोड में ही रखनी चाहिए। कैश की पेमेंट को अपने जो बिज़नेस के अंदर आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए। बट यहाँ मैंने आपको एक नोट भी दी है, देखिए। तो जो ट्रांसपोर्टर है उसके केस में ये जो 10,000 की लिमिट है वो आपकी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 35,000 से। तो इसका मतलब अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं या कोई पेमेंट करते हैं फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरियर्स के लिए, तो उस केस में ये जो आपकी 10,000 की लिमिट है पेमेंट की, वो 35,000 कंसिडर कर ली जाएगी। तो जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, उसके अंदर आप ध्यान रखिए कोई भी जो आप खर्चा करते हैं उसकी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा मत करिए एक दिन के अंदर और एक सिंगल पर्सन को। तो ये मेरा हुआ पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो है दोस्तों वो मेरा रिलेटेड है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंट होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा ट्रीट किया जाता है, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होता आपके, वो सीधा ही आपकी फिक्स एसेट मान लिया जाता है और आपकी वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो सेक्शन 43 है वो देखिए वो क्या कहता है। सेक्शन 43 कहता है कि अगर आप परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं कोई फिक्स एसेट्स को
और उसकी वहाँ पर भी आप जो पेमेंट कर देते हैं वो कैश में पेमेंट कर देते हैं, और जो कैश की पेमेंट है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा कर देते हैं सिंगल पर्सन को सिंगल डे में। तो इस केस में क्या होगा, तो जो आपने कैश में पेमेंट करी है उसकी जो आपकी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट थी, उस एक्चुअल कॉस्ट में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सपोज़ करें आपने एक मशीन परचेज़ कर ली 2 लाख रुपए की, तो ये जो 2 लाख रुपए की आपने मशीन करी ये आपकी फिक्स एसेट हो गई आपके बिजनेस के लिए। अब इसमें से सपोज़ करें आपने 50,000 रुपये की पेमेंट जो है कैश में कर दी और 1.5 लाख रुपए की पेमेंट आपने जो है उसको बैंकिंग मोड के थ्रू कर दी। तो अब क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी आपकी एसेट की, वो मात्र 1,50,000 ही मानी जाएगी। जो 50,000 रुपये की पेमेंट है उसको एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं माना जाएगा। तो कहना का मतलब है ये जो 50,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं माना गया, तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका खर्चा होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हिट करता है, तो यहाँ पर भी आपको वो डेप्रिसिएशन का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, तो आप कैश में पेमेंट को जो है इग्नोर करके चलें। दोनों ही सेक्शन के तहत आप जो है अपनी डिजिटल मोड में ही सारी की सारी पेमेंट को रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शंस के बारे में, अदर कैश ट्रांजैक्शंस। तो अभी हमने 2 कैश ट्रांजैक्शन देखे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट आप कैश में कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट आप कैश में कर देते हैं। अब इनके अलावा अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन है, अब इससे जो डील करता है वो डील करता है सेक्शन 269 ST। अब जो सेक्शन 269 ST है वो ये कहता है कि नो पर्सन इज़ अलाउड टू रिसीव इन कैश अमाउंट 2 लाख रुपीज़ और मोर। मीन्स कोई भी पर्सन जो है कैश अलाउड नहीं कर सकता है, कैश जो है रिसीव नहीं कर सकता है 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी सिंगल पर्सन से सिंगल डे में इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन। मीन्स सपोज़ करें, यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड का है। आप प्राइवेट लिमिटेड हैं, आपने क्या किया था, एक किसी को इनवॉइस रेज कर दिया 2 लाख रुपए का। आपने प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, उसको गुड सोल्ड कर दिए। तो जो गुड सोल्ड कर दिए उसमें वहाँ पे उन्होंने 2 लाख रुपए का बिल रेज कर दिया सामने वाले पर्सन के ऊपर। तो अब वो अपने कस्टमर से जो है ये जो 2 लाख रुपए हैं, या सपोज़ करें 2.50 लाख का मैं इनवॉइस रेज कर दिया मान लेता हूँ, तो ये जो 2.50 लाख हैं इसके अंदर जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से एक सिंगल पर्सन से सिंगल डे में सिंगल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, सपोज आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड है एक सिंगल इवेंट से या सिंगल ओकेजन से, मीन्स अब अगर आपका जो इवेंट या ओकेजन है वो 5 या 6 दिन का है, तो उसके अंदर आपने कुछ छोटे छोटे 4 या 5 ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, तो यहाँ पर अब इन 4 या 5 ट्रांजैक्शन को मिलाकर जो है वो 2 लाख रुपये की लिमिट जो है वो देख ली जाएगी। तो सेक्शन 269 ST सिंपली ये कहता है कि आप जो है कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं सिंगल पर्सन से सिंगल डे में सिंगल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट, या आपका कोई सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेजन है उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, तो उन मल्टीपल ट्रांजैक्शन के जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 लाख रुपए नहीं होने चाहिए। बट इसका दोस्तों एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन भी यही है कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर या अदर नोटिफाइड पर्सन्स के ऊपर। मीन्स इनके ऊपर अप्लाई ना होने का मतलब है अगर कोई गवर्नमेंट है, बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, तो ये जो पर्सन है ये कैश रिसीव कर सकते हैं 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, इनको छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी पर्सन को छूट नहीं है कि वो 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख रुपए जो है कैश में रिसीव करे किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। अब देखिए इसमें भी पेनल्टी का प्रोविज़न है, यहाँ पर भी पेनल्टी लगाई गई है। सपोज़ आपने किसी से 2 लाख रुपए किसी ट्रांजैक्शन के केस में अगेंस्ट में एक्सेप्ट कर लिए 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में बाद में ये जो ट्रांजैक्शन आपका ट्रेस हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि आपने 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट किया है, तो उतने ही अमाउंट के ऊपर मीन्स 100% पेनल्टी जो है आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी। सपोज़ आपने किसी से 3 लाख रुपए कैश में एक्सेप्ट कर ली किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, और बाद में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रेस हो जाता है, तो आपके ऊपर 3 लाख की पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो कितनी सख्त पेनल्टी लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये पेनल्टी इसलिए इतनी सख्त की गई है ताकि आपके जो कैश के ट्रांजैक्शन है आप उसमें डील ही ना करें। तो ये मेरा तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके का लोन एक्सेप्ट करते हैं या डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो इस सेक्शन से जो डील करता है वो डील करता है सेक्शन 269 अब देखिए सेक्शन 269 क्या कहता है, ए पर्सन कांट एक्सेप्ट और टेक लोन और डिपॉजिट फ्रॉम एनी पर्सन मोर देन 20,000 रुपीज़ इन कैश। तो कहने का मतलब ये है आप किसी भी पर्सन से लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में। तो कहने का मतलब ये है अगर आप 20,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट या लोन किसी से लेना चाहते हैं
तो आप बैंकिंग मोड के थ्रू ही लें, डिजिटल मोड में ही लें, इसको कैश में ना लें। यहाँ पर भी देखिए एक एक्सेप्शन दी गई है। यहाँ पर भी जो एक्सेप्शन दी गई है कि आप लोन या डिपॉजिट ले सकते हैं, या इन पर्सनस के द्वारा लोन या डिपॉजिट जो है कैश में लिया जा सकता है। 20,000 से ज़्यादा भी, वो गवर्नमेंट हो सकता है, बैंकिंग कंपनी हो सकता है, जो मैंने आपको पीछे बताया ही था। इसके यहाँ अलावा मैंने यहाँ दो चीज़ें और ऐड की हैं, एग्रीकल्चर इनकम और कैश इन इमरजेंसी फ्रॉम रिलेटिव। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ ऐड किए हैं, ये भी एक सेक्शन में आते हैं। दोस्तों क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम के केस में, सपोज करें आप एक पर्सन है जिसकी टोटली ही एग्रीकल्चर इनकम है, और जो सामने वाले पर्सन से आप लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम ही है। तो कहने का मतलब है आप एक किसान है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, आप एक किसान है और आप जो सामने वाले पर्सन से लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट ले रहे हैं वो सामने वाला पर्सन भी किसान है या फार्मर है। तो उस केस में अगर आप उससे 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेते भी हैं तो ये आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, सेक्शन 269(SS). सिमिलरली अगर आपने अपने किसी रिलेटिव से इमरजेंसी में कैश ले लिया, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपके घर में अचानक ही कोई बीमारी आ गई है, कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई जहाँ पर आपका जो पर्पस था वो टैक्स अवॉइड करने का पर्पस नहीं था, तो इस तरीके से अगर आपने रिलेटिव से भी कोई इमरजेंसी में कैश ले लिया है जहाँ पर आपका जो पर्पस था वो टैक्स चोरी का पर्पस नहीं था, तो वहाँ पर भी आपके ऊपर सेक्शन 269(SS) नहीं होगा। मीन्स इन सिचुएशंस के अंदर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट सामने वाले पर्सन से ले सकते हैं। तो ये कुछ इसकी एक्सेप्शन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। सिमिलरली यहाँ पर भी 100% पेनल्टी है। मीन्स आपने किसी से 20,000 से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट कर लिया लोन की फॉर्म में और बाद में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको जितना अमाउंट आपने एक्सेप्ट किया है, सपोज आपने 50,000 रुपये लोन की फॉर्म में ले लिया सामने वाले पर्सन से और बाद में डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने ये जो लोन लिया था वो कैश में लिया था, तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी 50,000 रुपये की। फर्दर एक पेनल्टी और इम्पोज कर दी जाएगी, क्योंकि यह जो पेनल्टी है वो 100% की पेनल्टी है जो भी अमाउंट आप लेंगे। तो ये मैंने आपसे 4th पॉइंट अपना डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स की। मीन्स जो आपने लोन लिया था, देखिए आपने इस सेक्शन के अंदर जो लोन लिया था अब आप इसको रीपे भी करेंगे। तो जब भी आप कोई लोन लेते हैं और जब आप उसकी रीपेमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि एक जो पर्सन है वो रीपे नहीं कर पाएगा किसी भी लोन और डिपॉजिट को। अब जब आप लोन और डिपॉजिट को दोस्तों पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। मीन्स लोन की पेमेंट को इंटरेस्ट मिला के देखा जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लोन या डिपॉजिट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्सन को, अगर यहाँ पर भी जो लोन की अमाउंट है या डिपॉजिट की अमाउंट है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की आप कैश के अंदर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा है। तो कहने का मतलब है अगर आप किसी से लोन लिए है और आप उसकी रीपेमेंट करते हैं और डिपॉजिट लिया है उसकी रीपेमेंट करते हैं तो डिजिटल मोड में ही करिए। अगर वो 20,000 रुपये से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा की अगर आप पेमेंट करेंगे लोन या डिपॉजिट की, तो उसको डिजिटल मोड में ही रखिए। कैश में करेंगे तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी सेम वही एक्सेप्शन है। अगर आप पेमेंट करते हैं, ये जो नीचे दिए गए पर्सनस हैं, मीन्स गवर्नमेंट है, बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट ऑफिस है, कोई कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा है, या वेरियस नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ऐसे पर्सनस को आप पेमेंट करते हैं लोन की या डिपॉजिट की और वो 20,000 से ज़्यादा की भी है कैश में, तब आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होने वाला नहीं है। तब जो है आपको किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं लगेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी पेनल्टी का क्लॉज है, यहाँ पर भी वही 100% की पेनल्टी है। अगर आपने सपोज करें किसी को 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी, आपने उससे लोन लिया था और आपने उसको 50,000 की पेमेंट कर दी कैश में, तो यहाँ पर भी आपके ऊपर इक्वल ही पेनल्टी 50,000 की लग जाएगी जितना कि आपने लोन की रीपेमेंट या डिपॉजिट की जो है वो पेमेंट करी है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप कैश में डोनेशन दे देते हैं। क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक कंसेप्ट है सेक्शन 80G के अंदर कि आप पॉलिटिकल पार्टी को या रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो होते हैं उनको डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो डोनेशन होनी चाहिए ये बैंकिंग मोड से होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने कोई डोनेशन दी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या रजिस्टर्ड ट्रस्ट को और वो जो अमाउंट है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा की कैश में दे दी है, तो ये जो है डिडक्शन आपको अलाउड होने वाली नहीं है। तो कोई भी डोनेशन आप देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, तो हमेशा आप बैंकिंग मोड के थ्रू ही दें। तो देखिए दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन में कितनी कम लिमिट कैश की दी हुई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कैश को इकोनॉमी से ख़त्म करना है कि कैश में ट्रांजेक्शन ही ना कर पाएँ लोग, और अगर ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो देखिए आप कितनी हैवी पेनल्टी लगाई हुई है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब सिमिलरली आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं और सेक्शन 80D के अंदर उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप कोई कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको उसकी जो डिडक्शन है 80D के अंदर वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए कोई लिमिट नहीं है। मीन्स यहाँ पर अगर आप 1 रुपया भी कैश में पेमेंट कर देंगे उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट, तो आपको
जो है किसी भी तरीके की डिडक्शन 80 डे के अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर आपने 20,000 रुपये का सपोज प्रीमियम पे किया है तो 20 का 20,000 आपको 100% जो है बैंकिंग मोड में ही रखना है, आपको उसमें 1% भी कैश की गुंजाइश नहीं है पेमेंट करने की। हाँ, बट एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप जरूर कराते हैं। इस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट होती है इनकम टैक्स के अंदर जो डिडक्शन क्लेम करने की, वो 5,000 रुपये तक की होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा है ये आप जरूर कैश में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर पॉलिसी लेते हैं, वहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों ये कुछ सेक्शन थे कैश पेमेंट को लेकर या कैश रिसिप्ट को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। कुछ बिजनेस से रिलेटेड थे, कुछ नॉन बिजनेस रिलेटेड भी थे। तो अगर आपके ऊपर भी ये अप्लाई होते हैं तो आप इनको टेक केयर करके चलें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप इनको ध्यान में नहीं रखेंगे, जाने अनजाने में इन ट्रांजेक्शन को कर लेंगे और बाद में अगर ये इनकम टैक्स की नज़रों में आ जाता है तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.